everyone to Proguraji. I hope you all are doing very well. So in this video, I'm talking about our software engineering unit 2 in just one shot. So I hope you already watched my previous video that based on unit 1. So this video is fully dedicated to the content about unit 2. After watching this video, the agenda is this: you are able to understood basic fundamentals of requirement, elicitation, analysis, and specification. Means this is the name of your unit 2. Unit 2 contain a various topics like functional and non-functional requirements, requirement source and elicitation. What is the meaning of requirement elicitation, requirement analysis, requirement specification? There are three terms in our unit 2. So don't worry, I'll explain one of them each. Now, analysis modeling, function oriented and object oriented software development, use case modeling, most important topic for your examination. So if you continue the video at the last, so I hope you are able to understood all these things, and if anything is comes in your exam, so you can easily write it. Now, why this video is going to very important? Because some type of important question are frequently asked in your exam, like explain about use case modeling, and there are some more questions that based on SRS documentation. So in this video, this all questions are covered, as well as the good part of this video is this key: you don't need to write anything in your handwritten notes. In the description box, it is a link for get online notes. So don't worry about notes section. Notes is already provided in your description. And if you like the content, so please don't forget to subscribe the channel, do share, do like, do comment if you have any query related to the examination and this subject. So what is requirement elicitation? यदि सिंपल शब्दों में बोलूं, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जरूरत. अब आपको जो जरूरत है किसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, मीन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, अभी अपन ने यूनिट 1 में क्या पढ़ा था? अपन ने यूनिट 1 में पढ़ा था सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो होती है उसमें जो मॉडल्स होते हैं वो कौन कौन तरह के मॉडल होते हैं, सबको A to Z ब्रीफ में कवर करता यूनिट 1 में. यदि आपने यूनिट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पहले वो वीडियो देखिए, देन इस वीडियो में आइए. ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा था रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन का मतलब क्या होता है. तो वेरी सिंपल, यहाँ पे देखो कुछ की फैक्टर्स है. आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, गेदर रिक्वायरमेंट्स, यूज टेक्निक्स, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंटेशन. अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट का मतलब था समझ गए जरूरत, बट इलिसिटेशन का मतलब होता है जो भी आपने जरूरत की चीजें इकट्ठी करी है उनको एक एक करके डिस्क्राइब करना. डिस्क्राइब करना मतलब कि क्या है, आपके स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो कहाँ से गैदर होगी, आप कौन सी टेक्निक्स यूज करोगे, इन सबको एक एक करके जूम आउट करना. दैट फैक्टर इज नोन एज इलिसिटेशन. सो आप इलिसिटेशन करने के बाद यदि आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो अब आप क्या करोगे, उस चीज को एनालाइज करोगे कौन सी रिक्वायरमेंट आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अच्छी है. तो एनालिसिस में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लाइक आपको मॉडल की रिक्वायरमेंट होगी, आप क्लेरिफाई रिक्वायरमेंट करोगे, एंड प्रोटाइज रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स है जो एनालिसिस के फैक्टर है, यहाँ पे अपन यूज केस मॉडलिंग करेंगे, विजुलाइज करेंगे अपने मॉडल्स को, ताकि अपन को पता चल पाए कि अपना जो प्रॉब्लम है किस अप्रोच, किस मॉडल, किस क्लैरिफिकेशन सॉल्व हो रहा है. तो इतना सब कुछ करने के बाद आप जब एनालाइज कर लोगे तो आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में जब आप काम करते हो तो आपको सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना पड़ता है 1 by 1. सो अब आप उसमें क्या करोगे, अब आप उसमें करोगे अपनी जो रिक्वायरमेंट है फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, क्रिएट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. मतलब कि आपको जब डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करोगे तो वो आपको सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग के टाइम पे हेल्प करेगा. रिव्यू एंड अप्रूव रिक्वायरमेंट्स. सो ये सारी चीजें आपको क्लेरिफाई कर रही हैं यूनिट के फंडामेंटल, कि अपन इनसाइट अभी अपने नोट्स के अंदर कौन कौन सी चीजों को ब्रीफली पढ़ने वाले हैं. सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा. आपने रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन का ये डायग्राम अच्छे से देख लिया. बहुत ही मिनिमम वर्ड में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं. सो जैसा कि ये आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो. यदि वीडियो अच्छी लग रहा है तो प्लीज डू. ऐप है तो उस पर सबसे पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगा कि उस पर लॉगिन या साइन अप पेज होगा, तो वो एक फंक्शनल थिंग हो गई. बट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बिल्ड इन होती है सिस्टम के अंदर. कैसे कि मान लो यदि किसी ने लॉगिन किया तो आफ्टर 2 सेकंड या आफ्टर 1 सेकंड उसको सेकंड पेज शो होगा. तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई. और जो आपने लॉगिन पेज डिजाइन किया, उसको इंप्लीमेंट किया, उस पर लॉजिक बिल्डिंग लगाई,
वो सारी चीज़ें हुई फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब इनसे एक वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस निकल के आता है, वो पढ़ते हैं अपन। रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस इज अ वेरी क्रिटिकल प्रोसेस that enables the success of a system or software project. To be assessed, the requirements are generally split into two टाइप, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। मैंने आपको क्लियर तो कर ही दिया था फंक्शनल और नॉन फंक्शनल के बीच में डिफरेंस, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर या किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम शुड डू, जैसा कि मैंने आपको बताया, एज लाइक अ साइन अप पेज। नाउ दे स्पेसिफाई द स्पेसिफिक बिहेवियर और अ फंक्शन ऑफ द सिस्टम। मतलब कि साइन अप पेज का बिहेवियर क्या होगा कि उसको एक यूजर नेम चाहिए, उसको एक पासवर्ड चाहिए, देन कैप्चा को फिल करके उसका बिहेवियर क्या होगा, सेकंड पेज को वो शो करेगा। सो दिस इज नोन एज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट, प्लीज डू कमेंट। नाउ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एज आई से कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइंस हाउ द सिस्टम शुड बी। उसके बाद सिस्टम क्या करेगा, ठीक है। दे स्पेसिफाई द क्राइटेरिया दैट कैन बी यूज्ड टू जज द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। मीन्स सिस्टम उस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करेगा, दैट ऑटोमेटिकली बिल्ड इन अवर ऑपरेटिंग सिस्टम रेदर देन स्पेसिफिक बिहेवियर। सो अब इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है, लाइक डेफिनेशन, उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनके क्या क्या फोकस है। तो ये जो डायग्राम है ये आपको अच्छे से याद करना है ताकि आप इजीली राइट कर पाओ अपने एग्जाम में। तो अपन इसमें डिफरेंस पढ़ने वाले हैं फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले डेफिनेशन यदि अपन पढ़े तो क्या होगा, व्हाट द सिस्टम शुड बी एंड हाउ द सिस्टम शुड बी। फोकस कहीं पे होगा, स्पेसिफिक बिहेवियर और फंक्शन के ऊपर। यहाँ पे फोकस होगा परफॉर्मेंस के ऊपर कि आफ्टर 2 सेकेंड आपका जो सॉफ्टवेयर है परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है, उसकी यूजेबिलिटी कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है, एंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे यदि फंक्शनल की बात करूँ तो जैसा मैंने बताया, यूजर का लॉगिन पेज, डाटा प्रोसेसिंग होना, रिपोर्ट जनरेशन होना। अब यहाँ पे नॉन फंक्शनल के अंदर आ गया उसका रिस्पॉन्सिंग टाइम, उसकी सिक्योरिटी, स्केबिलिटी, एबिलिटी। यदि मेजरमेंट की बात करें तो इजीली मेजर हो जाएगा थ्रू आउट द टेस्ट बिकॉज इट इज अ सॉफ्टवेयर एंड ऑफ्टन मेजर थ्रू आउट द क्वालिटेटिवली क्राइटेरिया। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो टिपिकली डिटेल इन फंक्शन स्पेसिफिकेशन, मतलब कि आप जब खुद से बिल्ड करते हो तो आपको एक एक चीज बहुत ही डिटेल में फिल करना होता है कि आपने किस जगह पे किस चीज का यूज करा, कमेंट को भी राइट डाउन करना पड़ता है। यहाँ पे टिपिकली डिटेल इन क्वालिटी, एट्रीब्यूट्स और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। इम्पैक्ट क्या होता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट to the functionality, impact to the user experience and the performance. I hope you are got it this simple point because this is a very important for your understanding the basic of functional and non-functional requirements. So यहाँ पे implementation की बात करें तो define specific features to be the implemented, define constraints on how features are implemented. Dependency की यदि बात करें, essential for the system perform and instant task, essential for the system to be performed efficient and effectively. So dear friends, this is very important for build robust software development project. Up now there is a summary about this topic. Functional requirement focus on what system should do, while non-functional requirement focus on how the system perform it task and meet various quality and criteria. तो पहला टॉपिक क्लियर होता है आपका, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है अपने डेफिनेशन देखी और देन उसके अपने डिफरेंस बिटवीन देखी। पेपर में डिफरेंस बिटवीन आते हैं और डेफिनेशन आते हैं तो यू कैन इजीली राइट इट। नाउ रिक्वायरमेंट सोर्सेज एंड इलिसिटेशन टेक्निक्स। अब रिक्वायरमेंट सोर्स अलग है एंड रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन टेक्निक अलग है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इलिसिटेशन टेक्निक्स। तो इलिसिटेशन का मतलब होता है चीजों को जूम आउट करना, चीजों को डिस्क्राइब करना। तो यहाँ पे पढ़ो क्या है, in the process of collecting the requirements of a system or requirement gathering from the user, customer, stakeholder while conducting meeting, interview, questionnaires, brainstorming sessions and prototyping etc. तो अब रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि आप जब किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बिल्ड करते हो तो आपको स्टेक होल्डर्स चाहिए होते हैं, आपको इंटरव्यूज कंडक्ट करने होते हैं, आपको क्लाइंट से मीट टू मीट मीटिंग करनी पड़ती है ताकि आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर पाओ। ठीक है, आप यहाँ पे जो सोर्सेस होते हैं मतलब कि आपको मनी कहाँ से मिलेगी, आपको डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से उठानी है, आपको मार्केट एनालाइजिंग के लिए एक टीम रखनी पड़ेगी। सो ये सारे पॉइंट आउट होते हैं रिक्वायरमेंट के सोर्सेस के लिए। तो पीपल इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट लाइक कस्टमर, यूजर, मैनेजर, आपको इन सबको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, यूजर मैनुअल्स, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन के अंदर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स लाइक
अपन को लाइसेंस कैरी आउट करना पड़ता है, आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको गवर्नमेंट से भी आपको यूटिलाइज करना पड़ता है। यदि आप एक अच्छा मार्केटेबल नेशनल सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आपको कई सारे सर्टिफिकेट भी कैरी आउट करने पड़ते हैं। सो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को कंडक्ट करते हुए एक बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करती है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, बिकॉज अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा अपने सिस्टम को किस प्रोग्रामिंग पैराडिग्म से अपन को बिल्ड करना है, किस अप्रोच से अपन को बिल्ड करना है, ठीक है। तो अब इलिसिटेशन का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि आपने सॉफ्टवेयर को बहुत टेक्निक्स के द्वारा आपको जूम आउट करना, आपको डिस्क्राइब करना। तो यहाँ पे इस इमेज को समझो, लाइक इंटरव्यू कंडक्ट करोगे, आप 3 लोगों से इंटरव्यू कंडक्ट करोगे, आपके कुछ कस्टमर्स होंगे, आपके क्लाइंट होगा, आपके टीम मेंबर्स होंगे, जिससे कि आप अपने जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है उसको अच्छे से अंडरस्टूड कर पाओ। वर्कशॉप करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, डॉक्यूमेंट एनालिसिस करोगे। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं इलिसिटेशन टेक्निक्स के अंदर। अब इंटरव्यू का सिंपल सा मतलब है टॉकिंग टू स्टेक होल्डर, ठीक है। क्वेश्चनरीज का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चन टू द गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। आप क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपनी टीम के बीच में, ताकि आपको अपने रिलेटेड सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। वर्कशॉप के अंदर आप कोलैबोरेट करोगे सेशन विद द स्टेक होल्डर्स इन योर क्लाइंट, इन योर कस्टमर्स। ऑब्जर्वेशन के अंदर वॉचिंग यूजर इंटरेक्ट विद द systems, document analysis के अंदर reviewing the exiting documentation, prototyping के अंदर creating a preliminary version for feedback, focus group के अंदर group discussion with stakeholders. So I hope you understood the illustration technique. If you have any queries, so please do comment. I am try my best to solve your queries. Now analysis modeling for function oriented and object oriented, जैसा कि अपन ने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसी के अंदर में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब यदि फंक्शनल या प्रोसीजर की बात करें तो एग्जांपल है सी, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो यहाँ पे है पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस एंड सो मेनी मोर। सो आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, आपको एक सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, तो आपको एक स्पेसिफिक अप्रोच का यूज करना पड़ेगा उसको बिल्ड करने के लिए। सो यहाँ पे अपन सबसे पहले इसका एडवांटेज पढ़ेंगे, किसका, फंक्शनल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो क्या है, सिंपल फॉर स्मॉल सिस्टम, इफिशिएंट फॉर स्पेसिफिक टास्क। तो ये थी इसकी एक एडवांटेज, तो नहीं बोल सकते इसको, पर डिसएडवांटेज बोलेंगे, बिकॉज सिंपल फॉर स्मॉल सिस्टम, इफिशिएंट फॉर स्पेसिफिक टास्क। तो एक डिसएडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अलावा जो अपनी दूसरी अप्रोच है फंक्शनल ओरिएंटेड के अंदर। सो ऐसा क्यों, क्योंकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इससे आप सिर्फ स्मॉल प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर सकते हो, लाइक बिल्ड अ कैलकुलेटर, बिल्डिंग अ नासा ऐप। सो ये सारे जो होते हैं ये सब फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होते हैं, लाइक अपने सी, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस क्या होता है, फोकस फंक्शंस होते हैं एंड द प्रोसेस होती है। की कॉन्सेप्ट क्या हो गए, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, लाइक प्रोग्रामिंग बिल्ड विद द फंक्शन, जैसा कि उसमें से फंक्शन बिल्ड करके आप फंक्शन को आपस में कनेक्ट करते हो और अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हो। यहाँ पे मॉड्यूलरिटी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉलर फंक्शन। इसमें अप्रोच जो होती है वो होती है टॉप एंड डाउन, मींस हाई लेवल फंक्शनलिटी, डेटा का फ्लो, डीएफटी, विजुअलाइज डाटा विजुअलाइजेशन, कंट्रोल फ्लो के अंदर सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस। तो ये हो गया आपका एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग। यदि आपको कोई सिंपल सा सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है तो आप यूज करोगे फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच को। लेकिन यदि आपको बिल्ड करना है मॉड्यूलरिटी, इजियर टू मेंटेन, स्केलेबिलिटी एंड बेटर मैपिंग टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, तो आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट का, जिसमें आप फोकस करोगे ऑब्जेक्ट्स का, बिकॉज इसमें कई सारे की कॉन्सेप्ट होते हैं, की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, लाइक ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेमेस्टर में आपको पढ़ा चुका हूं। सो यू कैन इजीली गो एंड वॉच दोज वीडियो टू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक फंडामेंटल्स अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। So object and class, core building blocks for attributes and methods. Now encapsulation, bundling data and method together. There are little definition that give you some understanding about this topic. Inheritance, you also know drive the class into 1 to second. Polymorphism, same interface, different behavior. Abstraction, height, complexity. I hope you already know these topics. Now the time to compare both of them, means object oriented and function oriented. सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फोकस कहाँ पे होगा, फंक्शन में होगा, फंक्शन ओरिएंटेड में, ऑब्जेक्ट में होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। डिजाइन का अप्रोच होता है टॉप एंड डाउन इन फंक्शन ओरिएंटेड
एंड यहाँ पे इटरेटिवली इंक्रीमेंटली, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलरिटी की बात करें तो फंक्शन इन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, रीयूजिबिलिटी की बात करें तो हायर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ड्यू टू इनहेरिटेंस एंड polymorphisms. So I hope you able to understand कि which approach you need to use for your specific problem. अब यूज केस मॉडलिंग के अंदर आप सबसे पहले समझो डायग्राम। यूज केस डायग्राम का मतलब क्या हुआ, किसी भी सॉफ्टवेयर को यदि आपको विजुलाइज करना है तो आप उसका यूज केस डायग्राम बनाओगे। यदि सिंपल सी बात करें, एक स्कूल का ऐप है जिसमें एक स्टूडेंट के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, आप इसको एक्टर भी बोल सकते हो, आप इसको कैरेक्टर भी बोल सकते हो, आप इसको यूजर भी बोल सकते हो। तो एक उसी ऐप के अंदर टीचर भी चेक करेगा अटेंडेंस, टीचर चेक करेगा टाइम टेबल, टीचर चेक करेगा टेस्ट स्कोर। यही सारे कमांड्स आप किसको दे रहे हो, आपके स्टूडेंट को दे रहे हो। बट कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो सिर्फ टीचर ही कर सकता है, लाइक अपडेट द स्टूडेंट्स एंड अपडेट द स्कोर। तो ये सारे यूज केस डायग्राम के अंदर आते हैं। ये किसका यूज केस डायग्राम था, एप्लीकेशन फॉर स्कूल, ठीक है। स्कूल के अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए एप्लीकेशन का यूज केस डायग्राम था, एग्जांपल के लिए कि आप अंडरस्टूड कर पाओ यूज केस मॉडलिंग क्या होता है। तो आप समझो, द यूज केस मॉडलिंग इज डिफाइंड एज अ मॉडल विच इज यूज शो यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम। जिस तरह से यूजर इंटरेक्ट करता है किसी सिस्टम से, उसको विजुलाइज करना टू सोल्व अ ऑर्डर ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया। एज सच use case model define the user objective, the interaction between the system and the user and the system behavior required to the meet this object. Various model elements are contained use case model such as actor, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप इन सबको actors ही बोल सकते हो, use case and the association between them. So we use case diagram to graphically portray a subset of model in order to make a communication simpler. So I hope you understood use case modeler. अब आपको पढ़ना है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग SRS, जिसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो SRS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसका आप यूज करते हो आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। काफी सारे SRS आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप अपने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर सकते हो। तो आ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर शुड डू एंड फंक्शनल and non-functional requirement. So example के लिए functional requirement, the system shall allow user to log in using a username or password, and non-functional the same example, the system shall load the dashboard within 2 seconds after login. So you already know about this thing. ना रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तो हो गया, अब रिक्वायरमेंट का वैलिडेशन के बारे में समझते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग that the requirement accurately represent the needs and the expectations of a stakeholders are the feasible. तो ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। एग्जांपल के लिए रिव्यू, आप स्टेक होल्डर को रिव्यू दोगे, रिव्यू द SRS डॉक्यूमेंटेशन टू चेक द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस कि इफ योर फीचर्स आर फुलफिल इन दिस SRS डॉक्यूमेंटेशन मींस आवर सॉफ्टवेयर इज अ गुड सॉफ्टवेयर। प्रोटोटाइपिंग के अंदर क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप टू वैलिडेट इफ द रिक्वायरमेंट मीट्स द यूजर नीड, ठीक है। सो अब ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग को सॉल्व करते हो, आप उसकी लाइफ साइकिल को अच्छे से मेंटेन करते हो। पढ़ते हैं क्या होता है, द एबिलिटी टू लिंक रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फ्रॉम देयर ओरिजिन थ्रू देयर द इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। सो एग्जाम्पल के लिए ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के लिए अंदर एक टेबल है, मान लो उसके अंदर कुछ की पॉइंट्स है लाइक लिंक रिक्वायरमेंट टू द कोरस्पेंडिंग डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्ट केस। अब टेस्ट केस रिक्वायरमेंट के अंदर मान लो यूजर की लॉगिन फंक्शनलिटी है, डॉक्यूमेंट के अंदर यदि अपन बोले रेफरेंस के दिस इज अवर सेक्शन, एंड टेस्ट केस के अंदर दिस इज अवर टेस्ट केस। सो बाय कीपिंग दिस डेफिनेशन एंड द एग्जांपल इन योर माइंड you can ensure requirements are well documented, validate and traceable throughout the project life cycle. Means this is very important to do SRS documentation of any development of any project. It will help you in the type of development, implementation, testing and so many more ways. So आपको यदि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बिल्ड करना है तो SRS डॉक्यूमेंटेशन इज कंपलसरी टू राइट डाउन। अब आपने इस वीडियो के थ्रू, इन नोट्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टूड करी। अब मैं आपको डबल से लेके जाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने बेसिकली आपने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो आ गई, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें मैं आपको हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शेयर करूंगा, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखो। किसी भी यूनिट के अंदर आपको सिर्फ लर्न व्हाट मैटर्स, लेकिन अपन ट्राई करते हैं कि आपको एज अ फ्यूचरिस्टिक पढ़ाएं, ताकि अंडरस्टैंडिंग तो हो कि चीज़ें होती क्या है।
देन आप स्पेसिफिक टॉपिक की बात करते हैं तो उनको बहुत डीप में पढ़ना चाहिए, पढ़ना सब कुछ चाहिए, बट जो इंपॉर्टेंट है उनको बहुत डीप में पढ़ना चाहिए। तो उनके लिए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको शेयर करने वाले हैं इन फ्यूचर। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो आज की वीडियो का एजेंडा था आपको सब कुछ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, जो कि मैंने किया। फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपको एक्सप्लेन करा, रिक्वायरमेंट के सोर्सेज मैंने आपको एक्सप्लेन करे, इलिसिटेशन को बहुत ही डीप में पढ़ाया, देन उनकी टेक्निक्स को आपको एक्सप्लेन करा। एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर फंक्शन ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दो पार्ट होते हैं, जिससे आप अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक अप्रोच को चूज करते हो। इसका डेफिनेशन, इसको यूज केस मैंने आपको पढ़ाया। यूज केस मॉडलिंग के अंदर अपन ने यूज केस डायग्राम देखा। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एसआरएस को बहुत डीप में अपन ने पढ़ा। एंड देन अब यहाँ पे टॉपिक समझो आप, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर दे आर टू। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट ट्रेजेबिलिटी, इनको भी अपन एक एक करके डीप में पढ़ा। सो यूनिट 2 कैरी करती है 14 to 21 मार्क्स फॉर योर एग्जाम। सो इस वीडियो में यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो सो प्लीज कमेंट करें एंड वीडियो को 2 से 3 बार देखें, ताकि आपको हर एक टॉपिक इजीली कवर हो। वन शॉट वीडियो काफी हेल्पफुल होती है, यदि हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।